दिस इज़ योर हिस्ट्री एजुकेटर अतिया अंसारी। हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम हैं हमारे चैप्टर 6 पर। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1857 के रिवोल्ट से पहले ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड तबके के लोगों के ज़रिए रिवोल्ट, रेजिस्टेंस, रिबेलियन होने लगे थे। उसमें हमने ये भी जाना कि उसके रीजंस क्या थे, व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द अपराइजिंग्स एंड अनरेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। फर्दर वी हैव ऑल्सो सीन के सन्यासी रिवोल्ट जो मिदनापुर में रिवोल्ट हुआ, उसके क्या नेचर था, हाउ इट टुक प्लेस एंड द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। आज के हमारे लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द सिविल अपराइजिंग, देन विल ऑल्सो सी द पेजेंट अपराइजिंग्स। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज रिवोल्ट ऑफ मोहम्मदियाज, जो कि 1769 से 99 के बीच लास्ट करेगा। अब क्या हुआ कि 1769 के आसपास ये जो लोग थे, ये अहोम के जो किंग्स थे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आसाम, उनके लिए एक तरीके का चैलेंज बनने लगे। अब जो द मोहम्मदियाज थे वो कौन थे? दे वर एक्चुअली पेजेंट्स, लो कास्ट पेजेंट्स। अब ये जो टीचिंग्स में बिलीव करते थे अनिरुद्ध देवा की, और उनकी जो राइज हुई वो सिमिलर है जैसे कि डिफरेंट नॉर्थ इंडिया में लोअर कास्ट ग्रुप्स की राइज होती है, वो इवेंचुअली हाउ दे कम अप। अब जो उनके रिवोल्ट्स थे, जो उनकी रेजिस्टेंस थी, उसकी वजह से अहोम के जो किंग्स थे वो वीक हो रहे थे, उनका अंपायर इट गॉट वीकेंड। और जब कोई चीज़ वीक होती है सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द थर्ड पर्सन टू अटैक एंड विन। और यही होता है कि जो ये डोर्स ओपन कर देता है फॉर अदर्स ताकि वो रीजन को अटैक करे, बिकॉज एवरीवन नोज कि नाउ द कंडीशन ऑफ द अहोम्स किंग इज क्वाइट वीक, सो इट इज़ एन ईजी स्पॉट फॉर एनीवन टू अटैक एंड विन ओवर। उसका हमें एक इंस्टेंस देखने को मिलता है 1792 में। द किंग ऑफ दरांग जो होंगे वो अपने बैंड की मदद से अटैक करेंगे और क्रश करेंगे। ओके, दे रिवोल्टेड। अब उनके जो रिवोल्ट था उसे ख़त्म करना था अहम के रूलर्स को, तो वो क्या करेंगे, वो मदद मांगेंगे किससे? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स से। अब पिक्चर में ब्रिटिशर्स को ऐड कर लिया गया है अहोम के किंग्स के जरिए। अब जो मोहम्मदियाज थे वो भटिया पार को अपने हेडक्वार्टर्स बना लेंगे। रंगपुर जो कि आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, और जोरहट, ये जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन्स होंगे ड्यू टू दिस रिवोल्ट एंड द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ऑल दो हम देखते हैं कि जो ये अहोम का किंगडम है ये सरवाइव कर जाएगा इस रिबेलियन को। जो रिबेलियन उन पर किया गया है उससे वो इजीली, नॉट इजीली, दे वुड सप्रेस इट एंड इवेंचुअली ओवरकम इट, बट जो घाव लगे थे उससे तो वो वीक होंगे ही और उनका किंगडम कमज़ोर होता चला जाता है। और हम देखते हैं कि एक वक्त आएगा कि उनका किंगडम गिर जाएगा। इट फेल, एंड इट फेल टू, क्यों गिरा वो? क्योंकि बर्मा से उन पर इन्वेजन हो गया था। एंड फाइनली हम देखते हैं कि बाद में बर्मा भी कॉलोनाइजेशन के अंडर आ जाएगा ब्रिटिशर्स के, और इवेंचुअली ये एरिया मिल जाएगा ब्रिटिश रूल को। दैट वाज अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मोहम्मदियाज के जरिए किए गए रिवोल्ट, अहोम के किंग्स, और कैसे ब्रिटिश को मदद मांगकर उन्हें इस पिक्चर में शामिल किया गया, और फाइनली बर्मीज इन्वेजन के जरिए वो ब्रिटिशर्स के हाथ लग जाता है। अगर हम सिविल अपराइजिंग की बात करें गोरखपुर, बस्ती और भारत में, सो ये वक्त था वॉरेन हेस्टिंग का, और उनके जो वॉर के एक्सपेंसेस थे, जो खर्च थे मराठास के साथ, और जो टीपू सुल्तान मैसूर में उनकी जो जंग चल रही थी उसे फाइनेंस की ज़रूरत थी, एंड उसके लिए एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग एक प्लान बनाते हैं। अब वो क्या करेंगे? टू अर्न मनी बाय इन्वॉल्विंग इंग्लिश ऑफिसर्स एज इजारादार्स। अब इजारादार्स कौन होते हैं? ये एक तरीके के रेवेन्यू फार्मर्स होते हैं, ठीक है। अब ये होंगे अवध में। वो क्या करेंगे? मेजर होंगे, एक उनका नाम होगा अलेक्जेंडर हैनी। वो इस रीजन को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और उन्हें इजारादार बना दिया जाएगा 1778 में।
अब हैनी सिक्योर्ड द इजारा ऑफ गोरखपुर, साथ ही साथ बहराइच का। इसके साथ उन्हें मिला 22 लाख रुपया एक साल में। और इट वॉज काइंड ऑफ अ सीक्रेट, यू कैन से एक्सपेरिमेंट, एक तरीके की उन्होंने तजर्बा किया कि हाउ कंपनी कैन डू इट, अगर वो ऐसा करने लगे तो, और क्या ये उनके लिए एक ईजी प्रैक्टिस होगी। हावेवर जो हनी जो थे वो इतना ऑपरेशन करते थे और उनके डिमांड्स इतनी ज़्यादा थी रेवेन्यू की उस रीजन में, विच हैड बीन इन अ फ्लरिशिंग स्टेट अंडर द नवाब, पैनिक स्ट्रिकन, the zamindars and the cultivator rose against the unbearable exaction in 1781. नवाब के अंडर ये जो एरियाज थे फ्लरिश हो रहे थे, उनमें राइस था, दे वर वेरी हैप्पी, इवन पेजेंट्स वर हैप्पी विद इट। बट जब वो हने के कंट्रोल में आता है सो वो इतने पैनिक स्ट्रिकन हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड करते हैं, और जिनका एग्जैक्शन होता है, मतलब टू कलेक्ट द रेवेन्यूज, वो कोई भी वे के लिए झिझकते नहीं हैं, एंड ही यूजेस ऑल द मेथड्स जस्ट टू गेट द मनी फ्रॉम देम। सो इसकी वजह से लोग उनके खिलाफ हो गए, और हम देखते हैं कि 1781 में उनके खिलाफ कल्टीवेटर्स, वहाँ के जो किसान थे, खेती करने वाले थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम देखेंगे कि इनिशियल अपराइजिंग शुरू होते ही हेन्ने के जो सबऑर्डिनेट्स है, या तो वो मार दिए जाएंगे लोगों के ज़रिए, या फिर उनकी ज़मींदारी जो है गोरिल्ला फोर्सेस के ज़रिए, मतलब टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों के ज़रिए ले ली जाएगी। लेकिन इवेंचुअली हम देखेंगे बाकी सभी रिबेलियंस की तरह इस रिबेलियन को भी सप्रेस कर दिया जाएगा, एंड इसका नतीजा ये होगा कि हेन्ने की जो इजारादारी थी वो डिसमिस कर दी जाएगी और उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन ये रिवोल्ट तो सप्रेस हो जाएगा, लोगों को इसमें कुछ खासा फायदा नहीं होगा। अगर हम एक और रिवोल्ट की बात करें जो है रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, तो ये वक्त है 1794 का। हम देखेंगे कि 1758 में एक ट्रीटी की जाएगी इंग्लिश के बीच में और आनंदा गजापति राजू के बीच में, जो कि रूलर होंगे विजयनगरम के। और उनकी ट्रीटी ऐसी होगी कि वो मिलकर फ्रेंच को नॉर्दर्न सरकार से बाहर निकालेंगे। इसके लिए वो दोनों गठ बनाएंगे, एक साथ आएंगे। अब अपने इस काम को पूरा करने के लिए वो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, बट द इंग्लिश, as was usual in the case in India, went back on their word to honor the terms of the treaty. हम इंडिया की हिस्ट्री में कई बार देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रीटीज़ बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे नेटिव रूलर्स के साथ, राजाओं के साथ, लेकिन जब उनका वक्त आएगा अपने वर्ड पर टिकने का और अपने काम को अंजाम देने का, वो इस बात से मुकर जाएंगे। और इस केस में भी यही होगा, वो ट्रीटी की टर्म्स को पूरा करने से मुकर जाएंगे। अब जो आनंद राजू है, ही अनफॉर्चुनेटली डाइट बिफोर वो इंग्लिश को टैकल भी कर पाते, उनका सामना भी कर पाते। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिमांड करेगी ट्रिब्यूट की, और किसने ट्रिब्यूट की? 3 लाख रुपए की। अब जो राजा होंगे विजयनगरम के, उनसे, और उनको कहा जाएगा कि अब आप अपनी ट्रूप्स को डिसबैंड कर दीजिए, दैट इज आप अपनी ट्रूप्स को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। ऑफ कोर्स कोई भी राजा इससे बहुत ही गुस्से में आएगा, एंड द राजा गॉट वेरी एंगर्ड एज देयर वर नो ड्यूज टू बी पेड, क्योंकि उनका जो भी ट्रीटी हुआ था अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी को कोई पैसे नहीं देने थे, बट क्योंकि वो अपने लव्स से हट गए, सो नाउ दे वर आस्किंग फॉर इट। द राजा सपोर्टेड बाय हिज सब्जेक्ट, वो अपने उनके जो रियाया होगी, रैट्स होंगे, वो उनका कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे और वो सभी मिलकर रिवोल्ट करेंगे इंग्लिश के खिलाफ। एंड ऑफ कोर्स द राजा वाज कैप्चर्ड इन 1793 इंग्लिश के ज़रिए, एंड फाइनली उन्हें कैद कर लिया गया, उन्हें एग्जाइल में डाल दिया गया और उन्हें एक नाम की पेंशन दे दी गई, जिसे राजा रिफ्यूज़ कर देंगे। एंड इवेंचुअली ही इज़ गोइंग टू डाई इन अ बैटल फील्ड, और पद्मानभम की जो बैटल होगी वहाँ पर ही डाइड फाइटिंग 1794 में। अब जो विजयनगरम है वो आ जाएगा कंपनी के रूल में, और लेटर हम देखेंगे कि कंपनी ऑफर करेगी एस्टेट टू द डिसीज राजा सन एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर प्रेजेंस। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि राजा की डेथ के बाद बैटल में जब वो रूल में आ जाएगा ब्रिटिशर्स के, तो वो जो डिसीज राजा का बेटा है उसे ऑफर किया जाएगा वो सारा एस्टेट, वहाँ की ज़मीनें,
रिड्यूस डिमांड फॉर प्रेजेंस, कम पैसों की बुनियाद पर, कम नजराने की बुनियाद पर उसे ये डिसीज राजा के बेटे को एस्टेट्स दे दी जाएंगी। अगर हम एक और रिवोल्ट की बात करें जो कि होगा ढूंढिया, और जो कि बिजनौर में है, वहां पर हम देखेंगे कि इंग्लिश की जब कॉन्क्वेस्ट हो जाती है मैसूर में 1799 में, और टीपू सुल्तान अब नहीं रहे हैं, सो इंग्लिश अब कन्फ्रंट करेंगे नेटिव लीडर्स को, और उनमें ही एक का नाम होगा ढूंढिया वाघ, जो कि एक लोकल मराठा लीडर होंगे, जो लेटर ऑन कन्वर्ट कर जाएंगे इस्लाम में टीपू सुल्तान की वजह से, एंड पुट इनटू जेल ड्यू टू हिज मिसएडवेंचर्स, गॉट रिलीज्ड, फाइनली रिलीज हो जाएंगे विद द फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ओके, अब श्रीरंगपट्टनम की फॉल हो गई है 1799। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है ब्रिटिश जीत गए हैं, टीपू सुल्तान नहीं रहे हैं। अब हम देखेंगे कि बहुत जल्द जो ढूंढिया है वो ऑर्गेनाइज करेंगे एक फोर्स, जिसमें एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स होंगे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होंगे, और वो अपने लिए एक छोटी सी टेरिटरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली उन्हें इंग्लिश के सामने हार का सामना करना पड़ेगा अगस्त 1799 में ही, और इसका नतीजा ये होगा कि वो जाकर शरण लेंगे मराठा रीजन में, और वहां पर वेर ही इंस्टिगेटेड द डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश, जहां पे वो एक तरीके के इंस्टिगेट करेंगे, मजबूर करेंगे, विवश करेंगे मराठा के प्रिंस लोगों को कि आप इंग्लिश के सामने लड़िए, एंड वो खुद ही हिमसेल्फ टुक द लीडरशिप, और वो उस काम की लीडरशिप अपने हाथों में ले लेंगे। हम देखेंगे कि सितंबर 1800 में ही वॉज किल्ड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस वेलेस्ली के अंडर में। दो हमको सामने तौर पर यह दिख रहा है कि ढूंढिया फेल्ड, बट ही बिकेम अ वेनरेटेड लीडर ऑफ द मासेस, लेकिन उन्हें हार का तो सामना करना पड़ा जाहिरी तौर पर, लेकिन उन्हें लोकप्रियता बहुत मिली, और उन्होंने लोगों के बीच में एक नया जज्बा भी जगाया कि कोई भी ब्रिटिशर्स के सामने लड़ सकता है अपने पॉइंट्स को सामने रखने के लिए। Let's see what was about the resistance of the Kerala वर्मा पजासी राजा। सो जो केरला के वर्मा पजासी राजा थे, उन्हें पॉपुलरली कहा जाता था केरला सिम्हम, दैट मीन्स सिम्हम मीन्स द लायन, दैट मीन्स लायन ऑफ केरला। वो जो थे डी फैक्टो हेड थे कोट्टयम के, जो कि मलाबार रीजन में है। बट अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टिंग हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, उन्हें और किसी को भी फाइट करना पड़ा, और वो फाइट थी ब्रिटिशर्स के साथ। हम देखेंगे कार्नेटिक के जो नेबरिंग स्टेट्स है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ फाइट में होंगे, लेकिन यहाँ पे मैसूर के अलावा उन्हें ब्रिटिशर्स भी एक फ्रंट पर चुनौती दिए हुए थे। तो जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, जो कि 1790 में शुरू होकर 92 तक लास्ट करेगी, इसकी वजह से एक्सटेंडेड इंग्लिश पैरामाउंटेसी ओवर कोट्टयम इन वायलेशन ऑफ एन अर्लियर एग्रीमेंट ऑफ 1790 विच हैड रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ कोट्टयम। अब इंग्लिश की जो पैरामाउंटेसी है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कोट्टयम तक पहुंच जाएगी, और ये एक तरीके से वायलेशन होगा, एक तरीके से नाफरमानी होगी उस एग्रीमेंट की जो 1790 में ही किया गया था। अब जो इंग्लिश होंगे वो अपॉइंट करेंगे वीरा वर्मा, ओके, द अंकल ऑफ द फजासी राजा, एज द राजा ऑफ कोट्टयम। अब वीर वर्मा को कोट्टयम का राजा इंग्लिश के जरिए बना दिया जाएगा। अब जो नया राजा होगा वो रेवेन्यू टारगेट के लिए क्या करेगा, कुछ एक अमाउंट फिक्स कर देगा, जो कंपनी फिक्स करेगी इवेंचुअली। अब ये जो हाई रेट थे, जो एग्जॉर्बिटेंट यानी बहुत एक्सट्रीमली हाई टैक्स थे, वो गरीब पेजेंट्स पर लाद दिए गए। अब ऑफ कोर्स पेजेंट्स आर नॉट इन दैट स्टेट कि वो इतना हाई अमाउंट ऑफ टैक्स दे पाए, सो उसकी वजह से एक मास रेजिस्टेंस किया गया पेजेंट्स के जरिए, एक खूब बड़ा उनके खिलाफ आवाज उठाई गई, और इसका लीड करेंगे पजासी राजा, और ये सब होगा 1793 में। ही फॉट वेरी ब्रेवली, और हम बार बार ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट में या फिर कार्नेटिक एरियाज में गोरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्निक है ऑफ फाइटिंग बहुत इस्तेमाल की जाएगी। फाइनली एक पीस ट्रीटी होगी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ओवर अ डिस्प्यूट ऑफ वायनाड 1800 स्टार्टेड एन इंसर्जेंट वॉरफेयर, और कैसे ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वॉरफेयर में बदल जाएगा।
अब इसके लिए पसासी राजा जो होंगे एक लार्ज फोर्स तैयार करेंगे नायर्स की, जो कि सप्लीमेंट होंगे मप्पिलास और पठान्स के जरिए। दैट मीन्स जो पसासी राजा की आर्मी होगी उसमें ये तीन तरीके के डिफरेंट डिफरेंट तबके के लोग, कम्युनिटी के लोग शामिल होंगे। लेटर बीइंग डिमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ टीपू हु हैड बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर टीपूज डेथ। जैसे कि हमने देखा जब कोई भी राजा की डेथ होती है या कोई भी एम्पायर गिरता है या किसी भी दरबार का खात्मा होता है, तो वहाँ के जो डिफरेंट एम्प्लॉयड लोग हैं, बी इट देयर सोल्जर्स या फिर आर्टिजन, हैंडीक्राफ्ट, या वहाँ के जो दरबारी है, उन सभी को अपनी एम्प्लॉयमेंट से हाथ धोना पड़ता है और वो दूसरे एम्पायर्स की तरफ जाते हैं। ऐसा ही करेंगे पठान्स। टीपू की डेथ के बाद वो लोग डिफरेंट आर्मीज में अपनी सर्विस को देंगे और ये पठान्स जाएंगे पसासी राजा की आर्मी में। हम नवंबर 1805 में देखेंगे जो केरला सिम्हन है, ही डाइड इन अ गन फाइट एट माविला तोड़ू। ओके, केरला कर्नाटक बॉर्डर पर हम देखते हैं कि वो एक गन फाइट में मारे जाएंगे। जो लायन ऑफ केरला है, फाइनली ही डाइज। नेक्स्ट अप इज सिविल रिबेलियन, जो कि होगा अवध में। अब वजीर अली खान जो कि नवाब होंगे अवध के, वो ब्रिटिश की हेल्प से थ्रोन पर बैठेंगे। हम देखते हैं कि प्लासे के बाद ये कितना आम मामूल बन गया था, हाउ द ब्रिटिशर्स हैव जस्ट बिकम द किंग मेकर्स, और उनकी ही मदद से कोई भी थ्रोन पर आता या जाता था। सो वजीर अली खान असेंडेड द थ्रोन इन 1797 में। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़े ही वक्त में उनका जो रिलेशनशिप है विद ब्रिटिश वो बहुत ही सार हो जाएगा, बहुत ही खट्टा हो जाएगा, और उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा उन्हीं के अंकल सादत अली खान द सेकंड के जरिए। एंड वजीर अली खान को एक पेंशन दे दी जाएगी और उन्हें बनारस भेज दिया जाएगा फ्रॉम अवध कि यू कैन गो देयर, सेटल एंड गेट दिस पेंशन। हावेवर हम देखेंगे कि वो स्लोली उसके बाद रिजेंटमेंट शुरू कर देंगे और वो ब्रिटिश रेसिडेंट को मार देंगे। ही इज गोइंग टू किल द ब्रिटिश रेसिडेंट, जिनका नाम होगा जॉर्ज फ्रेडरिक शेरी। अब हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश के जो रेसिडेंट होते थे किसी भी कोर्ट में, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एंड व्हाट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल दे वर, बिकॉज वो एक तरीके का लिंक थे राइट बिटवीन दैट स्टेट इंडिया के और ब्रिटिशर्स के बीच में। सो उनका मर्डर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वजीर अली के जो गार्ड्स होंगे वो और दो यूरोपियंस को कत्ल कर देंगे, और इवन दे वुड गो अहेड और जो बनारस के मजिस्ट्रेट होंगे उन पर भी अटैक कर दिया जाएगा। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है ये बहुत फेमसली कहलाता है मैसेकर ऑफ बनारस, यानी बनारस की तबाही। अब जो वजीर अली होंगे वो असेंबल कर पाएंगे अपनी एक आर्मी को, जो कि कुछ हजार आर्मी ट्रूप्स पर मुश्तमिल होगी, एंड उससे बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर दिया जाएगा ब्रिटिश के जरिए, और लीड करेंगे जनरल ऑस्काइन। अब वजीर अली भाग जाएंगे बुतवाल में, जहां पर उन्हें असाइलम मिल जाएगा, पॉलिटिकल असाइलम, एक तरीके का उन्हें वहां पर शरण दे दिया जाएगा। किसके जरिए? जयपुर के रूलर के जरिए, राजपुताना में। अब आर्थर वेलेस्ली जो होंगे वो राजा को, जयपुर के राजा को कहेंगे कि आप उन्हें अपने शरण से निकाल दीजिए, उनका असाइलम एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और जयपुर के राजा इस पर राजी भी हो जाएंगे, बट वो कुछ शर्त रखेंगे, और शर्त ये होगी कि वजीर अली को ब्रिटिशर्स फांसी नहीं देंगे, ना ही उन्हें फेटर्स में डालेंगे। फेटर्स मतलब बेड़ियां, हथकड़ी। सो ना ही उन्हें फांसी दी जाएगी, ना ही उन्हें हथकड़ियों में, बेड़ियों में डाला जाएगा। इन शर्तों पर वजीर अली जो है सरेंडर कर देते हैं 1799 में, और उन्हें फोर्ट विलियम में कलकत्ता में कन्फाइनमेंट में, कैद में रख लिया जाता है। सो हाउ इवन बाय वजीर अली कैसे उनके रेजिमेंट को, उनकी राइजिंग को बुरी तरीके से कुचला गया था ब्रिटिशर्स के जरिए। फिर हम देखते हैं एक और अपराइजिंग होगी गंजम और गुमसुर में, और इसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होगा। गंजम में 1800 में, एंड उसके बाद हम देखेंगे 1835 से 37 के दरमियान एक और राइजिंग होगी। हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न सिरकार्स की। गंजम और उसका जो एडजॉइनिंग रीजन था वो रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। अब कैसे शुरू होगा?
सो एक होंगे स्त्रीकारा भंज जो कि जमींदार होंगे गुमसुर के गुंजन डिस्ट्रिक्ट में। अब वो रिफ्यूज कर देंगे अपने रेवेन्यू को 1797 में, दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे इट, और बहुत ही ओपनली पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ वो रिबेलियन कर देंगे और उनके अथॉरिटीज को नहीं मानेंगे, उन्हें डिफाई कर देंगे। अब वहां का जो कलेक्टर होगा, ब्रिटिश का ऑफिशियल होगा, उसका नाम होगा स्नोदग्रास। वो बड़ा ही करप्ट एंड ऑप्रेसिव कलेक्टर होगा एंड उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा ताकि कोई और आकर इस रिबेलियन को, इस डिफाइमेंट को सप्रेस कर पाए। लेकिन हम देखेंगे कि स्त्रीकारा को स्लोली स्लोली सपोर्ट मिलेगा और लोगों का। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक होंगे जलनी देव विजयनगरा के, साथ ही साथ जगन्नाथ देव प्रतापगिरी के। ये दोनों जो है स्त्रीकारा को अपना सपोर्ट देंगे और उनकी पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि 1804 आते आते जो जगन्नाथ देव होंगे उन्हें कैप्चर कर लिया जाएगा और मसूलीपट्टनम भेज दिया जाएगा। इंग्लिश जो है सर्टेन जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो असाइन कर देंगे स्त्रीकारा भंज को ताकि वो थोड़ा पैसिफाई हो जाए, वो थोड़ा शांत हो जाए। कुछ वक्त हम देखते हैं कि धनंजय भंज जो के सन होंगे, बेटे होंगे स्त्रीकारा के, वो अपने फादर को फोर्स करेंगे कि आप इस एस्टेट को छोड़कर चले जाइए, और वो ऐसा ही करेंगे। और उसके बाद धनंजय जो उनके बेटे होंगे वो फिर से रिबेलियन करेंगे इंग्लिश के खिलाफ, लेकिन उन्हें भी इंग्लिश फोर्स कर देगी कि 1815 में उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कुछ वक्त बाद उनके बेटे के सरेंडर होने के बाद स्त्रीकारा जो है रिटर्न आएंगे गंजम में और उन्हें फिर से जमींदार बना दिया जाएगा, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा कि किन एरियाज का सर्टेन डिस्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाकर उन्हें जमींदार बना दिया जाएगा। अब वो जो एस्टेट को मैनेज करेंगे 1819 से 1830 तक, लेकिन अगेन वो फेल कर जाएंगे लिक्विडेट करना एरियर्स को, और अगेन वो अपने बेटे के फेवर में रिटायर कर जाएंगे। लेकिन जब धनंजय बहुत बड़ा अमाउंट जो एरियर्स का होगा वो लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, पे नहीं कर पाएंगे, सो फाइनली वो फिर से रिबेलियन करेंगे और ये उनका सेकेंड रिबेलियन होगा। हमने देखा था कि उनके फादर को एस्टेट से जाने के बाद वो रिबेलियन करते हैं और सप्रेस कर दिए जाते हैं। सो फॉर द सेकेंड टाइम धनंजय इज गोइंग टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उनकी जो फोर्सेस है वो गुमसुर और कोलाइडा को 1835 में कैप्चर कर लेती हैं। अगेन जो रिवोल्ट होगा वो ग्रेटली रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी इसे बहुत अच्छी तरह धनंजय चैलेंज करेंगे, उनकी पावर को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। लेकिन हम देखेंगे कि फाइनली 1835 में धनंजय इज गोइंग टू डाई। हालांकि उनके फॉलोअर्स जो है कंटिन्यू करेंगे अपना रेजिस्टेंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट जो होगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, वो एक नया अपॉइंटमेंट करेगी रसल का, और उन्हें कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी जाएगी कि आप जैसे भी इस सिचुएशन के साथ डील करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली जो उनके फॉलोअर्स की, धनंजय के फॉलोअर्स की स्ट्रगल है वो 1837 तक करते रहेंगे, और व्हेन दूरा बिसाई एक फॉर्मिडेबल लीडर है उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा और जमींदारी ऑफ गुमसुर को फॉरफिटेट कर दिया जाएगा एंड ब्रिटिशर्स फाइनली इसे सप्रेस करने में कामयाब होंगे। लेकिन जो धनंजय होंगे उन्होंने बहुत अच्छा एक फ्रंट बनाया होगा और वो पावर को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। नेक्स्ट अपराइजिंग की हम अगर बात करें तो वो होगी पलामाऊ में, जो 1800 से 02 तक कायम रहती है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि यहाँ पर एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म था और बड़ा ही क्राइसिस था। यहाँ का जो जमींदाराना सिस्टम था उसमें काफ़ी खामियां थी। 1800 में हम देखेंगे कि भूकन सिंह नाम के एक चीफ होंगे जो रिबेलियन करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उस वक्त जो है कर्नल जोन्स जो है वहाँ पर 2 साल तक कैंप करेंगे, दैट मीन्स वहाँ की सिचुएशन को घेरे रखेंगे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। पलामाऊ और सरागुजा, क्यों? जस्ट इन केस कि वो रिबेलियन को सप्रेस कर पाए। इवेंचुअली जो भूकान सिंह होंगे वो 1802 में मर जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि उनके फॉलोअर्स इतना ज़्यादा उसे रिबेलियंस को चला नहीं पाएंगे एंड फाइनली ब्रिटिश की वजह से वो सप्रेस कर लेंगे और चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन 2 साल तक उन्हें कैंप करना पड़ा था। तो इफ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1857 से पहले भी जो छोटे से रिबेलियंस, रिवोल्ट्स, अपराइजिंग्स
ऑल ओवर इंडिया हो रही थी, वो ब्रिटिश की अथॉरिटी को सवाल किया जा रहा था। उन्हें डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट तबकों के जरिए डिफरेंट मकाम पर उन्हें क्वेश्चन किया जा रहा था, उन्हें स्ट्रगल पे लाया जा रहा था। इट वॉज नॉट कि 1857 में पहली बार कुछ हुआ, हाँ वो बड़ा था, बट एट डिफरेंट लेवल भारत में चीजें हो रही थी, और वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट हुआ। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर एक रिवोल्ट होता है जो कि कहलाता है पॉलीगार्स रिवोल्ट, जो कि 1795 से 1805 तक 10 साल तक लास्ट करेगा। अब पॉलीगार्स क्या होते हैं? ये साउथ इंडिया के ऑफिशियल्स होंगे। अब ये रेजिस्टेंस देंगे ब्रिटिश पावर को इस दौरान। इनका जो मेन सेंटर होगा अपराइजिंग का, वो होगा तिन्नेवेली में, ठीक है, रामंथपुरम में, शिवागंगा में, शिवागिरी में, मदुराई में, या फिर नॉर्थ आर्कोट में। ये सब जो उनके मेन एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। जो सिचुएशन है वो स्टार्ट होती है 1781 में, जब नवाब ऑफ आर्कोट जो होंगे उन्हें मैनेजमेंट और कंट्रोल दिया जाता है तिन्नेवेली का, और कार्नेटिक के प्रोविंसेस का ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे देते हैं, ठीक है। अब नवाब ऑफ आर्कोट ने मैनेजमेंट इन एरियाज को दे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ही रेजेंटमेंट बनाएगी पॉलीगार्ड्स के बीच में। क्यों? क्योंकि पॉलीगार्ड जो है एक लंबे वक्त से अपने आप को इंडिपेंडेंट सॉवरेन समझते आए हैं। बेसिकली उनके ऊपर एक अथॉरिटी होती थी, लेकिन वो अपने रीजन में एक तरीके से इंडिपेंडेंट थे, उनकी अथॉरिटी थी, वो चीज़ें चल रही थी उनके रिस्पेक्टिव रीजन्स में। लेकिन अब ये जो मैनेजमेंट है आर्कोट के नवाब के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, तो कुछ हद तक जो पॉलीगार्ड्स की पावर्स थी वो कम हो जाएंगी। तो पॉलीगार्ड्स जो है रिवोल्ट करेंगे, और जो पहला रिवोल्ट होगा पॉलीगार्ड्स का कंपनी के खिलाफ, उसका रीजन होगा टैक्सेशन। बट उसका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो काफी बड़ा होगा, और जो पॉलीगार्ड्स का ट्रीटमेंट है इंग्लिश के जरिए वो बहुत हार्श होगा। वो उसे अपने दुश्मन के तौर पर देखेंगे और उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, एंड बहुत हाईली दे वुड ट्राई टू रिप्रेस देम। कट्टा बोमन नायकन जो होंगे ये पॉलीगार होंगे पंजलन कुरिची के, ठीक है। अब ये एक इंसरेक्शन लेंगे 1795 में और 1799 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और बहुत ही एक मजबूत लड़ाई करेंगे, फियर्स बैटल करेंगे कंपनी की फोर्सेस के खिलाफ, एंड वो डिफीट भी कर दिए जाएंगे वीरा पांड्या कट्टाबोमन के जरिए। और एक प्राइज भी रख दी जाएगी कि अगर कोई उन्हें लाकर दे दे तो इतना प्राइस उन्हें दिया जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि इन सब इंग्लिश की चीज़ों की वजह से जो रिबेलियन है वो बढ़ता ही जाएगा, वो ग्रेटर ही होता जाएगा पॉलीगार्स में। अब जो कंपनी होगी वो रीइंफोर्स करेगी अपनी फोर्सेस को, एंड फाइनली कट्टाबोमन को वो लोग डिफीट कर देंगे। अब आफ्टर द डिफीट वी वुड सी कि द कट्टाबोमन जो है फ्लेड कर जाएंगे फॉरेस्ट में पुडुकोटाई के, और वंस अगेन अ बिट्रियल दिस टाइम बाय इट्टापन। अब जो इट्टापन होंगे राजा ऑफ पुडुकोटाई, वो एक अग्रीमेंट में आ जाएंगे ब्रिटिशर्स के साथ और अपने लोगों को एक तरीके का धोखा दे देंगे। और इस एग्रीमेंट की वजह से हम देखेंगे कि कट्टाबोमन को फाइनली कैप्चर कर लिया गया जो कि फॉरेस्ट में थे। अब कट्टाबोमन वॉज हैंग्ड इन अ कंस्पिशियस प्लेस। अब कट्टाबोमन का अंत ऐसा होता है कि उन्हें हैंग कर दिया जाता है, उन्हें फांसी दे दी जाती है, और कहाँ पर वो दी गई वो बड़ा ही रहस्यमयी है। एक बहुत ही जो क्लोज साथी होते हैं, एसोसिएट होते हैं, सुब्रमण्यम पिल्लाई, उन्हें भी हैंग कर दिया गया। साथ ही साथ सौंदर्या पंडियन जो है एक और रिबेल थे, उन्हें भी बड़ा ही ब्रूटली किल कर दिया गया। दैट मीन्स जो भी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी कट्टाबोमन के बाद, जिसके भी चांसेस थे दैट दे कुड आल्सो लीड द रिबेलियन, ऑल ऑफ देम वर किल्ड। अब जो पलायम थे और जो एस्टेट थी उनकी 5 अदर पॉलीगार्स के मिलकर, वो सब जो है रिबेलियन को ज्वाइन कर लेते हैं, और दे कॉन्फिस्केटेड द प्रोमिनेंट पॉलीगार्स, एग्जीक्यूटेड और सेंट टू प्रिजन। अब इन सब का अंत कैसे करेगी ब्रिटिशर्स? जैसे कि मैंने कहा, जितने भी इंपॉर्टेंट सेकेंड लाइन लीडर्स थे, प्रोमिनेंट पॉलीगार्स थे, उन्हें या तो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या उन्हें जेल में, प्रिजन में डाल दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के जरिए। और ये सब तो हमने बात की पहले रिबेलियन की, फर्स्ट फेज की। लेकिन हम देखेंगे कि इतनी बुरी तरीके से कुचल देने के बाद भी देयर इज गोइंग टू बी अ सेकेंड फेज, जो कि और वायलेंट होगा फर्स्ट फेज के मुकाबले में। अब ये शुरू होगा 1801 में, और जो पॉलीगार्स इम्प्रिजन कर दिए जाएंगे फोर्ट ऑफ पल्माकोटा में, वो एक किसी भी तरीके से वहां से भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे।
अब द रेबल्स took control of many forts and even they captured Tuticorin. See, अब जो पॉलीगार्स जो उनके कब्जे से बाहर आ गए हैं, they would start capturing different किला, different forts. क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त में फोर्ट्स की या किसी भी वक्त में फोर्ट या किले की कितनी अहमियत होती है. यू कैन इजिली हाइड बिहाइंड दैट, डू योर थिंग, और आप पर कोई इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता है. तो फोर्ट्स को कब्जे में लिया जाना शुरू हो जाएगा. अब जो ब्रिटिश फोर्स है ऑफकोर्स वो बहुत जल्दी अपने आप को रीइंफोर्स करेगी. मलाबार में भी पावर्स बढ़ा दी जाएगी. जो फ्यूजिटिव्स होंगे उन्हें लीड करेंगे उमाथुराई, जो कि ब्रदर होंगे कट्टाबोमन के, जिन्हें कितनी बुरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया था एज वी हैव सीन. अब ये जो है फ्लड कर जाएंगे सिवा गंगा में. ठीक है. एंड रामनाथ जॉइन द रिबेलियन ऑफ मरुदूस लेड बाय मराठू पांडियन. अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स जो हैं एक एक रीजन में कैसे उठते जा रहे हैं एंड पॉलीगार्स की ताकत इवेंचुअली बढ़ती जा रही है. लेकिन ये डिफरेंट रीजन्स में होगा रिबेलियन, लेकिन ब्रिटिश साथ ही साथ उसे सप्रेस भी करते जाएंगे. या तो उन्हें कब्जे में लिया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, या जेल में डाला जाएगा. हम देखेंगे कि फोर्ट जो एक होगा पंजलन कुरिची का, वो रेस कर दिया जाएगा ग्राउंड पे. दैट मीन्स उसे कंप्लीटली तबाह कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा. और जो वो जगह होगी वो लोगों की और डॉक्यूमेंट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट हर जगह से ख़त्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा. इतना बुरी तरीके से उस फोर्ट का तबाही की जाएगी. मीनवाइल जो नवाब होंगे वो अपने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑफ ऑल द टेरिटरीज एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द कार्नेटिक एक्सक्लूसिवली दे देंगे कंपनी को. एंड ऑफकोर्स ये भी और रिजेंटमेंट लोगों का बढ़ाएगा कि कैसे नवाब अपनी सिविल एंड मिलिट्री सारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स को दे रहा है. अब हम देखेंगे जो पॉलीगार्स होंगे नॉर्थ आर्कोट के, वो रिबेलियन करेंगे फिर से, और ये वक्त होगा 1803 और 1805 का. अब उनके जो राइट है, अब इनका रीजन क्या है. हमने देखा पहली बार टैक्सेशन था रीजन, अब इनका रीजन क्या है. इस वक्त इनका पॉइंट है कवल फीस. आप समझने की कोशिश करें व्हाट इज द कवल फीस. तो सी, ये एक तरीके का एंशियंट पुराना सिस्टम है तमिलनाडु का, और ये जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है. जो कवल होते थे वो एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे. वो एक तरीका की विलेज पुलिस होते थे जो वहाँ की चीज़ों को एक तरीके से मैनेज करते थे. उनके कुछ राइट्स थे, उनके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, और इसके एवज में, इसके रिटर्न में उन्हें एक फीस दी जाती थी जो कि कवल फीस कहलाती थी. अब जो रीजन था बड़ा ही लॉलेस होगा, वहाँ पे कोई भी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, चीज़ें बहुत बिगड़ती जाएंगी. और जो पॉलीगार्स होंगे ये दारागुंता के, वो बहुत डेयरिंग वाले होंगे, और वो अपनी इंसर्जेंट चीफ्स की मदद से जो डिफरेंट डिस्पर्सर्स जो पॉलीगार्स होंगे चरागालू के, उन्हें ज्वाइन कर जाएंगे ताकि वो एक बड़ी फोर्स बना पाए. और हम देखेंगे कि 1805 आते आते जो सारे रिबेल्स होंगे उन्हें ब्रिटिशर्स फिर सप्रेस कर देंगे. हम देख रहे हैं कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रीजन की वजह से कैसे लोग उठ रहे हैं. कुछ लोग जो अपनी जॉब से निकाले जा चुके हैं, कुछ जिनका राइट बंद कर दिया गया है, कुछ जिन्हें फीस लेनी नहीं दी जा रही है, जो कि हेरिडेटरी एंशिएंट सिस्टम है उनका. इन सभी डिफरेंट और वराइड रीजन्स की वजह से अपराइजिंग्स होंगी, लेकिन इवेंचुअली सबको सप्रेस कर दिया जाएगा. अब जो बहुत सारे चीफ्स होंगे वर ऑर्डर टू रेसाइड इन मद्रास वाइल सम अदर्स वर ग्रांटेड एन अलावेंस. सी, अब पॉलीगार्स के जो चीफ्स होंगे कुछ को कहा जाएगा कि आप मद्रास में रहिए, और कुछ को एक तरीके का अलावेंस दे दिया जाएगा, कुछ एक मंथली या ईयरली इनकम दे दी जाएगी. और वो कितनी होगी, वो होगी 18% जितना रेवेन्यू उनकी ज़मीन से आता था उसका 18% उन्हें दे दिया जाएगा, और उनके पावर्स ख़त्म कर दी जाएंगी. अब ये जो पॉलीगार्स का रिबेलियन होगा ये स्लोली स्लोली जो है स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया. हमने देखा कि साउथ इंडिया के कितने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ये अपराइजिंग हुई थी. एंड फाइनली ये जो रिबेल्स होंगे ये प्रोक्लामेशन करेंगे, और ये इंडिकेट करता है कि कैसे ये एक मास मूवमेंट बनता चला गया एक एलियन रूल के खिलाफ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का. एंड उनका पॉइंट क्या था, व्हाई दे वांटेड टू डू ऑल ऑफ दैट. ऑल तो उनके रीजंस अलग थे, बट उन सब का एक पॉइंट था, वो था इंडिपेंडेंस हासिल करना इन ब्रिटिशर्स के जरिए, जो स्लोली स्लोली उनके पूरे सिस्टम को कैप्चर करते जा रहे थे. ये था पॉलीगार्स का.
देन वी सी एन अपराइजिंग इन भिवानी, जो कि हो गया 1809 में। ये करेंगे जाट्स ऑफ हरियाणा, और इनका रेबेलियन होगा ऑफ कोर्स अगेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वो लोग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देंगे, एंड वो एक ब्रिगेड ऑफ आर्म्स बनाएंगे और पावरफुली उनके खिलाफ लड़ेंगे, बट फाइनली वो भी सप्रेस कर दिए जाएंगे, उनका रिवोल्ट भी खत्म कर दिया जाएगा। So students, that's what it for today. In our next class हम uprisings और revolts of civilian को ही continue करेंगे, और there are lot more to for us to understand, साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, और हमें समझने की कोशिश करनी है कि कैसे ये छोटे छोटे रिवोल्ट्स एक बड़े रिवोल्ट का बैकग्राउंड बनेंगे, कैसे लोगों का रिजेंटमेंट, लोगों का एंगर बढ़ता जाएगा, और 1857 में वो फूट पड़ेगा। So all of that we'll try to see in our next